गम न करे बंदे वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर करी है मेहनत दिल से तो मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर दोस्तों दिल से मेहनत करोगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है। अग्निवीर आर्मी की अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 30 जून से। उसके लिए स्पेशल साइंस की क्लास मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपके 20 क्वेश्चन में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इसी क्लास में मिलेंगे। 100% ऐसा मेरा दावा है। आप एग्ज़ाम में मिला लेना। ये सभी प्रश्न आपको याद करने हैं, सिर्फ आपको वहाँ पर टिक लगाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको इस क्लास को देखना अच्छी तरह से। 50 प्रश्न इस क्लास के अंतर्गत है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना है। सिर्फ आपको आंसर पे ध्यान लगाना है कि 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। और एक और बड़ी बात ये है कि अग्निवीर में अब की बार से आपका नेगेटिव मार्किंग जो है समाप्त कर दिया गया है ना। अगर क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। तो आज का पहला प्रश्न अपन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति का एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं पर फोकसित नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुकता। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये एक आँखों में बीमारी होती हैं। आगे मेरी बात समझ में। अबिंदुकता आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आँखों में, ठीक है ना, मोतियाबिंद भी होती हैं, है ना, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया द्वारा जो खाद्य की ऊर्जा को प्रक्रिया को मुक्त करते हैं, इसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं, है ना। एजॉप्ट रिसेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसको हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं, वो बैक्टीरिया, है ना। कुछ बैक्टीरिया हमारे खाने में उपयोग में अच्छे भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे खाने के लिए खराब भी होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। बैक्टीरिया इस आपका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवायवीय शोषण, है ना। तो सेकंड अगला प्रश्न है, मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको विटामिन पढ़ा है यहाँ पर, है ना। विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन डी, चारों ऑप्शन है। तो मनुष्य में खून की कमी का कारण, मतलब ये पूछ रहा है कि मनुष्य में एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। और विटामिन B12 की कमी से, है ना, पांडु रोग भी होता है गर्भवती महिलाओं में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। तो देखो, दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इसका चौथे का आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस। आपको याद रखना है, जो दूध को दही में बदल देता है और दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टोबैसिलस इज करेक्ट आंसर। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। प्लाज्मा मतलब, कहने का मतलब है पानी, ठीक है ना। तो मानव रक्त में पानी की जो मात्रा होती है वो 55% होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण नहीं होता है। तो देखो, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। HCl का निर्माण जो है हम जब खाना खाते हैं हमारे पेट में, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिससे खाना पचता है। तो HCl करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। किण्वन की प्रक्रिया आपको मालूम है शराब बनाने में की जाती है। मतलब किण्वन का मतलब है किसी भी, है ना, पदार्थों को लंबे समय से सड़ा देना, उसको सड़ जाता है वो, है ना। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, लोहे पर जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को हम जो ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जो आयरन होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe होता है जिसको आयरन बोलते हैं। और Fe के साथ जो है O2 मतलब ऑक्सीजन क्या कर लेता है ना, उसके साथ क्रिया कर लेता है। तो FeO, ठीक है, रिएक्शन हो जाता है और आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण, FeO मतलब कि आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखना है सूत्र, ठीक है ना।
कोई भी वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? तो तार में आहरण मतलब कि आहरण का मतलब ये होता है कि खिंचाव, ठीक है। तो वो धातु तन्य धातु होती हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, तन्य धातु, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, तन्यता, जिसमें खिंचाव, जिसको खींचा जा सके और टूटे ना, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तन्य, है ना। तो कोई भी वस्तु जिसे तार में आहरण में कर सके उसको क्या बोलेंगे अपन? तो उसे क्या बोलेंगे? तन्य, है ना, जिसमें तन्यता के गुण होते हैं, है ना। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, तन्य इज करेक्ट आंसर होगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप, है ना। ये कितनी बार एग्जाम, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2O2, है ना। तो H2O2 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड। हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? तो देखो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर चला जाएगा, है ना, 20.99%, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। वैसे 21% होता है तो भी सही होगा, तो हवा में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है ना, वो 21% होता है ना। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत, जिसे जिसे हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हवा में 0.03% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है हवा में, है ना। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, तो ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का, ठीक है। तो है ना, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो यूरेनियम, रेडियम, जिरकोनियम, ये सभी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा आपको। यूरेनियम भी रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियम भी रेडियोधर्मी तत्व है, और जिरकोनियम भी रेडियोधर्मी तत्व है, तीनों के तीनों रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, है ना। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, है ना, इनमें से कोई नहीं। सबसे हल्का परमाणु कौन सा होता है? तो देखो ये मैंने आपको अभी कल परसों पढ़ाया था, परमाणु क्रमांक, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो हल्का है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है दोस्तों, है ना, पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पर है। आवर्त लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आवर्त लेंस के तहत जो है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ना। उत्तल लेंस जो है ना, किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है ना। तो उत्तल लेंस इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी, है ना। तो आवृत लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो ड्राइवर लोग होते हैं साइड ग्लास जो होता है उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ना। ड्राइवरों के साइड ग्लास में उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है ना। तो ध्यान रखना आपका राइट आंसर हो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 13 का बी हो जाएगा। आवृत लेंस के रूप में, है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो देखो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है? आगे मेरी बात समझ में। और जो विद्युत धारा जो होती है ना, विद्युत, है ना, शक्ति का मात्रक वाट होता है ना। और एम्पियर से अपन क्या मापते हैं? तो एम्पियर से, है ना। तो ये ध्यान रखना प्रतिरोधक का मात्रक क्या होगा? ओम। तो ओम इज करेक्ट आंसर। ओम का साइन ऐसा होता है, ये इस टाइप जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका सिंबल होता है ओम का। कभी कभी सिंबल भी पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो देखो चुंबकीय, जो चुंबक के चिपक जाए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा चुंबकीय होता है, जो चुंबक को आकर्षित कर लेता है या चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। पारा एक धातु है लेकिन वो लिक्विड में होती है, सोना चुंबकीय नहीं होता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोहा और पारा एक ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ना, तरल अवस्था में। एग्जाम में कितनी बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी धातु लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो पारा आपका जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लोहा। लोहा एक चुंबकीय धातु होती है। यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा? तो देखो आपने पढ़ ही रखा होगा कि डिस्टेंट अपॉन टाइम, है ना, दूरी बट्टा समय, है ना। तो दूरी यहाँ पर 200 मीटर है और समय क्या है? 20 सेकेंड है। तो 200 बटा अगर हम 20 कर देंगे, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, 200 बटा अगर हम 20 करते हैं तो 20 से 200 काटेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर ए में दिख रहा हो 10 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अग्निवीर आर्मी के लिए बेसिक प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 आंसर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना, कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोस्तों चेहरा क्या देखते हो, है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चेहरे में जो 14 हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, 14। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है ना, 14 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है। तो रासायनिक जो है डी ऑप्शन मोलिक्यूलम, है ना। मोलिक्यूल जो होता है रासायनिक मिश्रण में संभावित इकाई होती है, बाकी एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये जो होते हैं रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, मोलिक्यूलम, ठीक है, डी ऑप्शन। तो 18 का डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोलिक्यूलम, है ना। रासायनिक मिश्रण की शब्द बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है इसको। एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो रासायनिक मिश्रण संभावित इकाई नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी, है ना, मोलिक्यूलम राइट आंसर हो जाएगा आपका। 18 का डी मोलिक्यूलम याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है। जो पानी में नहीं घुल सकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड सल्फेट जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है। बाकी जिंक सल्फेट पानी में घुल जाता है, कैल्शियम सल्फेट भी पानी में घुल जाता है, सोडियम सल्फेट भी पानी में घुल जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, लेड सल्फेट जो पानी में नहीं घुलता है, पानी में घुलनशील नहीं है। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो उसमें क्या नष्ट हो जाता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो लंबे समय तक अगर भोजन को हम पका रहे हैं, है ना, लंबे समय तक पकाया जा रहा है, वो ऐसी हालत होगी पक पक कर बिल्कुल वो पानी बन गया, तो उसमें प्रोटीन जो है उसकी मात्रा समाप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्रोटीन की मात्रा उसमें, मनुष्य का हृदय का भाग बना होता है, मतलब हमारा जो हृदय होता है वो कितने भाग का होता है, तो ध्यान रखना है मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, कितने भाग होते हैं, चतुष्कोणीय भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मनुष्य के जो हृदय होता है वो 4 कोणों का होता है ना। आगे मेरी बात, मेंढक का जो होता है, आगे बात समझ में, उसमें 3 कोण होते हैं, ध्यान रखना, और मनुष्य में 4। तो मनुष्य का पूछा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, है ना। दायां आलिंद और बायां आलिंद होते हैं। आगे मेरी बात समझ में, है ना। तो दायां आलिंद, है ना, में 2 कोष्ठ होते हैं और बाएं आलिंद में भी 2 कोष्ठ होते हैं। ऐसे करके 4 कोष्ठ मनुष्य के हृदय के होते हैं। अगला प्रश्न, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। तो सभी जीवित कोशिकाओं में जो वो होती हैं अर्धपरागम्य, है ना। सभी जीवित कोशिकाओं में प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अर्धपरागम्य। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। जो अर्धपरागम्य होती है 3 परतों की बनी होती हैं, जिसे अर्धपरागम्य कहा जाता है। इसकी बाहरी परत लिपिड और वसा की बनी होती है। तो अर्धपरागम्य इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अर्धपरागम्य जो लिपिड और वसा की बनी होती हैं और इसके, है ना, इनमें 3 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती हैं, 3 परतें। इसको अर्धपरागम्य कहा जाता है ना। तो इसकी बाहरी परत लिपिड और वसा की बनी होती हैं, है ना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी जीवित कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, वो कौन सी होती है, अर्धपारगम्य होती हैं। अर्धपारगम्य मतलब कहने का मतलब है पूरी तरह से मतलब पारदर्शी नहीं होती हैं, है ना। उसको आप धुंधले टाइप से देख सकते हो। तो अर्धपारगम्य का मतलब यही है। और ये किसकी बनी होती हैं, तो ये लिपिड और वसा की बनी होती हैं। आगे मेरी बात समझ में। और इसकी 3 परतें होती हैं, ध्यान रखना, कितनी परतें होती हैं इसमें, 3 परतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्धपरागम्य। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaCOH, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं या खाने का सोडा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 23 क्वेश्चन का पहला आंसर ए ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है NaCOH। आगे मेरी बात समझ में।
है ना, NaHCOH, राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, सॉरी, है ना। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो होता है बी ऑप्शन 120 से 80 मिलीमीटर, मतलब अधिकतम 120 और न्यूनतम आप बोल सकते हो 80। रक्तचाप मतलब वो ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। ये अधिकतम और न्यूनतम है, तो अधिकतम 120, अधिकतम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की बात हो रही है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं। पेनिसिलिन क्या है, तो देखो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ना। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो देखो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक के वैज्ञानिक ने किया था, तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो आपको मालूम है पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है ना, तो एंटीबायोटिक एक इंजेक्शन है ना पेनिसिलिन, जिसका आविष्कार सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। तो आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। वैज्ञानिक का नाम देख लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था, और एंटीबायोटिक जो है हमको, है ना, कवक से मिलता है ना। जो अभी बारिश में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो देखिए कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा। क्या होता है, हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है ना। तो कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हीरा इस करेक्ट। बल की इकाई है ना, तो देखो बल की इकाई क्या होती हैं, तो बल की इकाई जो होती हैं वो न्यूटन होती हैं, है ना। और शक्ति की इकाई वाट होती है ना। और कार्य की इकाई जो होती हैं, है ना, वो जूल होती हैं, है ना। तो ध्यान रखना आप, तो आपका बल की इकाई राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बल की इकाई क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम बताए हैं, तो उन्हीं के ऊपर बल की इकाई क्या दे दी उन्होंने, न्यूटन। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो देखो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन 28 का सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदासीन इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ये बाह्य, है ना, देखो ये चित्र में दिखाया जा रहा है, तो ध्यान रखना संयोजी इलेक्ट्रॉन इस राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, लाल वर्ण लाल कणिकाओं निम्न पाया जाता है, तो देखो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, है ना, उनमें लाल रंग होने का कारण ही होता है हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है लाल वर्ण लाल कणिकाएं होती हैं, हीमोग्लोबिन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है ना, धारा प्रभावित होती है, किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो देखो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो ये एकमात्र अधातुएं, ठीक है, जिसके अंदर विद्युत मतलब ये विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। याद रहेगा आपको, जो हमारे बैटरी के सेल में इसका प्रयोग होता है, बाकी पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन है ना, तो कार्बन क्या है भैया, तो कार्बन एक अधातु होती है। क्या होती है, मतलब अधातु मतलब विद्युत की कुचालक, जिसमें विद्युत नहीं चलता उसको अधातु बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो कार्बन एक अधातु होती है। क्या होती है, वो धातु जो होती है उसके अंदर विद्युत चलता है, उसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। और अधातु, ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है तो देखिए ऊष्मा का मुख्य स्रोत जो है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, वो है सूर्य, है ना। एकमात्र जो है ना कभी समाप्त नहीं होना है ना, वो क्या है, विद्युत, है ना। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। बाकी रासायनिक प्रक्रिया ये समाप्त हो सकती, पृथ्वी के आंतरिक भाग ये समाप्त हो सकता, तारे, है ना, तारों को ऊर्जा सूर्य से मिलती है।
इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो देखो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो देखो एक ही चीज़ है, लोहा। ठीक है, लोहा जो आयरन होता है उससे हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो सकती है। इसीलिए है ना डॉक्टर लोग कहते हैं कि पालक की सब्जी खाइए, है ना, तो लोहा जिसमें पाया जाता है। मेथी की सब्जी खाइए, है ना, तो लोहा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपको, है ना, तो एनीमिया, अरक्तता मतलब ब्लड की कमी, खून की कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो बी ऑप्शन, सॉरी वो लोहा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है, तो दोस्तों जो सबसे गर्म ग्रह होता है ना, वो शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है CO2, ये सबसे गर्म गैस होती हैं, है ना, तो शुक्र। बाकी पृथ्वी जो सूर्य है उसके सबसे नज़दीक तो बुध ग्रह हैं, लेकिन बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह, है ना, आपका क्या होता है, तो ध्यान रखना है शुक्र। शुक्र पर 95% लगभग जो है CO2 गैस पाई जाती है, इस कारण शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी शुक्र ग्रह ही है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र सबसे चमकीला है, जिसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब उल्टा घूम रहा है। आगे मेरी बात, पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है पूर्व की तरफ होता है, और पश्चिम की तरफ सूर्यास्त होता है। शुक्र पर उल्टा होता है, शुक्र पर सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है, और सूर्योदय, है ना, पश्चिम की तरफ होता है ना। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो देखो हम सांस लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, है ना। तो श्वसन में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन O2 लेते हैं, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, और हाइड्रोजन जो है हमारा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है लगभग 75%। तो ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के नमक का सूत्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। जो खाने का नमक होता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, खाने के नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है NaCl। बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो खाने का नमक जो हम खाने में भोजन में यूज़ करते हैं, और नमक का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो होता है 7, है ना। मैंने कल समझाया था आपको क्लास में NaCl, है ना, जो न तो उदासीन होता है न क्षारी होता है, सॉरी जो उदासीन होता है NaCl। एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा, तो देखो विश्राम की अवस्था वाली बात कर रहा है, तो देखो चाल तो नहीं हो सकती है, गति मात्रा भी नहीं हो सकती है, वेग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है विश्राम की अवस्था। तो विश्राम की अवस्था में एक ही चीज़ हो सकती है, बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें अवस्था में, है ना, इसमें क्या हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो चाल नहीं हो सकती है, गति ऊर्जा भी नहीं हो सकती हैं, वेग भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चाल मतलब स्पीड, है ना। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक विश्राम अवस्था में किसी वस्तु में क्या हो सकती हैं, तो ऊर्जा हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। कि विश्राम है ना, वो ठहरी हुई है ना, उस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा, है ना। तो याद रखना आप, है ना, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो होता है ना, वो किस पर निर्भर करेगा भैया, तो वो निर्भर करेगा, है ना, घनत्व पर, डेंसिटी पर, है ना। अगर किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा तो उसको पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और किसी, है ना, उसका घनत्व सबसे कम होगा तो वो पानी पर तैरने लग जाएगी, है ना। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा घनत्व इज राइट आंसर हो जाए। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसका घटक किस पर निर्भर करता है, तो डेंसिटी, घनत्व निर्भर करता है। तो 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, घनत्व इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखना है। और सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो बताइए मेरे को, है ना, जो पानी पर रखने पर तैरने लग जाता है। तो जो 8 ग्रह हैं हमारा सौरमंडल में, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह का नाम बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए एथेनॉल का जो सूत्र होता है
वो होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एथेनॉल को, है ना, एथेनॉल का सूत्र बी ऑप्शन C2H5OH, है ना। एथेनॉल का सूत्र इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनॉल को इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। एथेनॉल को हम किसके नाम से जानते हैं? इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है एथेनॉल। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के तहत क्या होता है भैया, है ना, मानव जो होता है उसकी त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और मानव का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो भी कौन सा होता है? त्वचा होती है। आगे मेरी बात समझ में, है ना। तो डर्मेटोलॉजी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन होता है, तो डर्मेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो देखो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? गुर्दे, है ना, गुर्दे, जिसको हम वृक्क भी बोलते हैं और इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं। तो मानव के शरीर के अंदर 2 किडनियाँ होती हैं जहाँ पर उसका शुद्धिकरण होता है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का गुर्दे में, है ना, माइका का रूप है, माइका का रूप है। तो देखो माइका एक तरह का क्या होता है? तो माइका एक तरह का खनिज होता है जिसको हम अभ्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्रक। ध्यान रखना, माइका को हम अभ्रक बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का खनिज। तो माइका एक खनिज का रूप होता है जिसको हम अभ्रक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अभ्रक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक खनिज है जिसको हम अभ्रक भी कहते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? जो हवा से फैलती है, ठीक है ना। तो हवा से फैलने वाली जो बीमारी है दोस्तों, है ना, वो हो सकती हैं बी ऑप्शन 100% अस्थमा, है ना। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा जो है हवा के संक्रमण से फैल सकती हैं। अस्थमा में बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं एक तरह से, है ना, अस्थमा। तो ये बीमारी हवा के माध्यम से फैल सकती है। भारी जल सामान्यतः बनता है। तो देखो भारी जल जो सामान्यतः बनता है वो बनता है समुद्र पानी से, समुद्र के पानी से। आगे बात समझ में, है ना। समुद्र के पानी एक तरह से भारी जल ही होता है ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि बरसात का पानी तो बहुत शुद्ध होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखो प्राथमिक रंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर लाल तो जो है वो प्राथमिक रंग है, हरा भी प्राथमिक रंग है ना। देखो रेड, ग्रीन और बी से हो जाएगा ब्लू। रेड से लाल हो जाएगा, ग्रीन से हरा हो जाएगा, है ना, और ब्लू मतलब नीला। तो लाल, हरा और नीला ये तो क्या प्राथमिक रंग हो गए, बचा एक ही है पीला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पीला रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका जो होगा हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो ध्यान रखना प्राथमिक रंग 3 होते हैं, है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, बाकी सभी इनके द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। पीला राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की खपत की इकाई को क्या बोलते हैं? जो बिजली की खपत होती है दोस्तों उसकी इकाई को क्या बोलते हैं? तो बिजली की खपत की जो होती है उसको किलोवाट प्रति घंटा बोलते हैं। ध्यान रखना, है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाए किलोवाट प्रति घंटा। और मेगावाट प्रति घंटा क्या होता है? तो बिजली उत्पादन जो होती है उसको मेगावाट प्रति घंटा बोलते हैं, है ना, कि कितने मेगावाट का जो है यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो ध्यान रखना है ना, ध्वनि की चाल हमेशा सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में होती है। तो लोहा जो होता है वो ठोस होता है। आगे मेरी बात समझ, पारा भी एक धातु होती है वो भी ठोस होता है। आगे मेरी बात समझ में, और जल भी लिक्विड होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ध्वनि की जो चाल न्यूनतम होगी वो होगी हवा में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आपका, है ना। इसकी सबसे कम चाल होती हैं वो हवा होती हैं। आगे मेरी बात मतलब हवा मतलब विरल भी बोल सकते हो आप हवा को, तो विरल, है ना। तो कभी कभी ऑप्शन में विरल भी हो सकता है या हवा भी हो सकती है। ठोस में तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना आप, है ना। लोहा भी ठोस है, पारा भी लिक्विड है लेकिन वो भी ठोस है, और जल क्या है? लिक्विड है, तो जल में भी कम होगी, लेकिन हवा में जो है ना, चाल न्यूनतम होती है। तो हवा में सबसे कम चाल ध्वनि की होती है। हवा इस राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप विरल बोल सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो हवा
या आप विरल बोल सकते हो। संघन माध्यम में तो हवा की चाल बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, और ठोस में भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 47 का, वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा। तो आप ध्यान रखना है, बाकी ठोस कोई भी आ जाए तो उसमें हवा जो आपकी ध्वनि की चाल है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। जेट इंजन है ना, तो जेट इंजन क्या है भैया, है ना, जेट इंजन का नाम आपने सुना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक दहन इंजन। तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा, जेट इंजन जो होता है ना, वो होता है आंतरिक दहन इंजन, है ना, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, आंतरिक दहन इंजन, जेट इंजन। तो राइट आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर जो है 48 का आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी, तो दोस्तों जो एक्स किरणें हैं जिससे हमें शरीर के अंदर हड्डी वड्डी टूट जाती हैं, तो उन किरणों का प्रयोग होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज करी थी, ठीक है, तो एक्स किरणों की खोज करने वाले जो थे उनका नाम था, है ना, पूरा नाम था उनका रोंटगन, ठीक है ना, जिन्होंने एक्स किरणें की खोज करी थी, जो वर्तमान में हमारे एक्सरे में काम करती हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसने प्रयोग होता है, मतलब न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो देखो, तीरंदाजी क्रिया प्रतिक्रिया और अंतरिक्ष यान क्रिया प्रतिक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम लग रहे, और क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है न्यूटन का थर्ड लॉ होता है या थर्ड नियम होता है। तो ध्यान रखना, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था, तो तीरंदाज जो अंतरिक्ष यान इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये लगभग 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको देखिए, आ गई मेरी बात समझ में, और अपने जो मित्र हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, है ना, कि साइंस के जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली 30 जून को अग्निवीर आर्मी, ठीक है, उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, है ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, ठीक है, तो इसको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी के साथ ठीक है, अगर इस वीडियो में अच्छे व्यू आते हैं तो मैं अगला विज्ञान का जो अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को कल कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पहले मैंने 6 मिनट का वीडियो बनाया था वो अच्छा रहा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय हिंदुस्तान, जय